गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम डे 8 पर काम कर रहे हैं। डे 7 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के अंदर। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और इस सीरीज़ के अंदर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनको क्लब कर दिया है। और इसके अंदर भी मैंने फिल्टर करके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे क्वेश्चन बनते आए हैं फ्यूचर में, मतलब पास्ट में बनते आए हैं और फ्यूचर में भी बन सकते हैं, उन सबको मैंने इसमें क्या करें कंबाइन किया है। सीरियसली अगर आप ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज को पूरे अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चन हमको हमारी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत के बारे में बात करें, अगर साउथ इंडिया के बारे में बात करें, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे यहाँ की। तो हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और सिमिलर हो गया कि जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना कि अगर गोदावरी से क्वेश्चन आता है तो बेसिकली यहाँ तक आएगा कि वृद्ध गंगा को क्या कहा जाता है? गोदावरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पे बना हुआ है। और इनकेस अगर ये क्वेश्चन आता है फ्यूचर में कि जायकवाड़ी बांध किस स्टेट में है, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर? रजिया सुल्तान। कौन बैठी थी? रजिया सुल्तान बैठी थी रुकनुद्दीन फिरोज के बाद। ये रुकनुद्दीन जो फिरोज है, ये रजिया सुल्तान का ही भाई होता था। आई थिंक सबको इसकी क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान की हिस्ट्री आई थिंक सबको पता होगी कि इल्तुतमिश का जो बेटा था फिरोज, वो इल्तुतमिश के बाद गद्दी में बैठा था और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको हटा दिया गया था। फिर रजिया सुल्तान ने गद्दी को संभाला था। इस टाइम पीरियड के अंदर बात की जाए, उस समय ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या कहते हैं, दो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे जो बैठी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन है जो जिन्होंने दिल्ली क्या कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर क्या कहते हैं, जिन्होंने शासन किया था, तो क्या कह सकते हैं आप? तो रजिया सुल्तान है जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया है। कब किया है? इनकेस अगर ये आ जाता है, ईयर आ जाता है, क्योंकि अब क्या है कि अब एग्जामर थोड़ा डीपली पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराने हो गए हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या है कि किस ईयर में बैठी थी? तो कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। कब? 1236 में बैठी थी रजिया सुल्तान गद्दी पर। किसको हटाकर? रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर। कौन था ये? उसका ब्रदर था उसका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ग्रुप डी के हिसाब से। उस ग्रुप डी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? अगर हम कोयले की क्या कहते हैं कैटेगरी के बारे में बात करें, तो सबसे जो निम्न श्रेणी का कोयला होता है कौन सा होता है? कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? पीट कोयला। और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयले की किस्म के हिसाब से बताओ कि कोयले की कैटेगरी के अंदर सबसे कम निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो पीट कोयला जो होता है वो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। मगर अगर ये क्वेश्चन आता है इन केस अगर कि भारत के अंदर कौन सा कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है, जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है बिटुमिनस। ठीक है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आईने अकबरी के? अबुल फजल। बुक्स जो है ना, बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि बुक्स ग्रुप डी के अंदर भी पूछी जाती है। ग्रुप और जो बुक्स है वो पीसेस लेवल के एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रुप का जो लेवल है ना वो बहुत डीप हो।
आपसे बहुत ऐसी बुक्स पूछ ली जाए जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो, तो उसको जरूर अच्छे से करके जाना, उस पूरे चैप्टर को अच्छे से करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी पूरी की पूरी गेम को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आईने अकबरी की। तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल की। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अकबर के 9 रत्न के बारे में डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि जो आईने अकबरी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा रचित है आईने अकबरी। अगर बात किया जाए कि जमवती कल्याणम किसकी रचना है, तो यह कृष्णदेव राय की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट, कि जमवती कल्याणम किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। नेक्स्ट है, अगर तारीख ए यामनी के बारे में बात की जाए तो तारीख ए यामनी किसकी पुस्तक है? उतबी की पुस्तक है। किसकी? उतबी। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है, जमवती कल्याणम कृष्णदेव राय की पुस्तक है, और तारीख ए यामनी पुस्तक है उतबी की। किसकी? उतबी की। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? ये ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता भी रहूँगा कुछ कुछ क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन पीसेस लेवल का हो सकता है और कौन सा क्वेश्चन ग्रुप डी का हो सकता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि के बारे में बात करेंगे तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है। अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो इनकी समाधि का नाम क्या है? चेत्रा भूमि। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का नाम क्या है? शांति वन। इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये करके जरूर जाना। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की समाधि स्थल का नाम है चेत्रा भूमि, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का नाम क्या है? शांति वन। नेक्स्ट है, पेरियार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदान से भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पेरियार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पेरियार घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पे पेरियार घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इनकेस, अगर एग्जामर थोड़ा सा और डीपली जाता है तो जब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेरियार घास के मैदान है, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पेरियार घास के मैदान, इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पेरियार घास के मैदान किस कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? तो कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे? ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे। कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं उत्तरी अमेरिका के पेरियार घास के मैदान। अगर बात की जाए पंपास घास का मैदान, तो पंपास जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अर्जेंटीना, ब्राज़ील अगर मैप में देखोगे आप तो अमेरिका के साउथ में आता है ये। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके क्या कहते हैं कटिबंधीय के बारे में पूछा जाए तो ये क्या होगा? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय में है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि अमेरिका को जो ये हिस्सा सारा कहाँ पे आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय के पार्ट में आता है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता और ये सीधा पूछा जाता है कि पेरियार घास के मैदान कहाँ है, तो पेरियार घास के मैदान पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान की संसद का क्या नाम है? ये ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उज्बेकिस्तान की संसद का नाम क्या है? ऑयली मजलिस। क्या है? ऑयली मजलिस जो है वो उज्बेकिस्तान की मस्जिद क्या कहते हैं संसद का नाम है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा। इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। इसके इस साथ में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो एक अपने मैंने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके। कई सारे टॉपिक्स है जो इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। अगर किसको टॉपिक वाइज करना है आप वहाँ जाके कर सकते हैं। पूरी स्टैटिक जीके को कंप्लीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस टोटली अप टू यू कि आपको कैसे चीज़ें कवर करनी है। तो अगर उज्बेकिस्तान के बारे में बात की जाए तो उज्बेकिस्तान की संसद का नाम है ऑयली मस्जिद और ऑयली मजलिस। और अगर जापान की संसद का नाम पूछे तो क्या है? डाइट। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कीजिए कि पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्लेलिस्ट वाले उनको कवर कीजिए। उनको कवर करने के बाद जब आप स्टैटिक जीके में आके बैठे होगे ना, यहाँ पे ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऑलरेडी माइंड में होंगे, जो कि सिर्फ रिवीजन मोड के अंदर करने होंगे।
अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज़ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आके आप ये स्टैटिक जीके पे अपना ध्यान लगाते हैं बिल्कुल, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 संबंधित है दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए संबंधित है दहेज की मांग के लिए क्रूरता या पीड़िता। अगर कोई भी किसी भी लड़की को दहेज की मांग के लिए उसको कहते हैं डराता है, धमकाता है, या उनको कुछ उसके ऊपर कुछ फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है उनको किसी तरह भी, तो उसके लिए अगर उसका केस होता है, अगर उसका क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन में उसका केस किया जाता है, तो जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी? वो 498 ए लगेगी, ठीक है। कौन सी लगेगी? 498 ए, 498 ए लगेगी दहेज की मांग के लिए। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? चंबल नदी पे। कहाँ पे बनाई गई है? चंबल नदी पे। और चंबल नदी है कहाँ पे? ये राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ बनाई गई है? चंबल नदी पे। और राणा प्रताप सागर योजना है कहाँ पे? ये आपकी राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ और चीज़ें भी है, उनको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, जैसे पिछोला, अन्ना सागर, राजसमंदर या सांभर झील, ये कहाँ पे है सारे सारे? ये भी राजस्थान में ही है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि गौरान घाट दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट कवर करते हैं कि अगर पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, तो राजस्थान में है। अगर लोकेशन पूछे, अगर पूछे राणा प्रताप सागर किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान में। अन्ना सागर झील कहाँ पे? राजस्थान। राजसमंदर और सांभर झील कहाँ पे? राजस्थान में है। और गोरान घाट दर्रा भी कहाँ पे? आपका राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम, क्या नाम वर्णित है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर जो हमारा भारत है उसको किस नाम से वर्णित किया गया है, क्या लिखा गया है भारत के लिए? तो क्या लिखा गया है? इंडिया और भारत। क्या लिखा गया है? इंडिया और भारत लिखा गया है। आपको सबको पता होगा जो हमारा संविधान बना है वो 2 लैंग्वेज में बना है, हिंदी और इंग्लिश में बना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान किन 2 लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था, तो हमारा संविधान 2 लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था। किस किस में? हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची भाग 9 का शामिल की गई थी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाता है इन केस कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों का संबंध किस अनुसूची से है, तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची से। कौन सी? 12वीं अंतिम अनुसूची है, 12 ही अनुसूची है, ठीक है, संविधान के अंदर। और 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपकी नगर पालिका, नगर निगमों से संबंधित है। और अगर पूछा जाएगा ये किस भाग में है, तो ये भाग 9 का के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में ऐड की गई थी। और 12वीं अनुसूची के भाग 9 का के अंदर बताया गया था कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के क्या रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1993। कब? 1993 में 74th, ठीक है, 74th जो संविधान संशोधन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1993 का, इसके अंदर बताया गया था। इसके अंदर संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची के अंदर भाग 9 का के अंदर बताया गया था कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों की क्या रूपरेखा रहेगी। और अगर बात की जाए कि 73वां संविधान संशोधन, तो हम सब जानते हैं जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना, मैं दोबारा बताता हूँ एक चीज, ये नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीसेस लेवल की बात करो, चाहे आप ग्रुप डी की बात करो, ये दोनों ही एग्जाम के अंदर आता है। मतलब चाहे वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, ये दोनों के अंदर ही आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और आया भी हुआ है कई सारे एग्जाम में। अगर आपने दिए होंगे एग्जाम या आपने क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे पुराने वाले, तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोनों के अंदर, ग्रुप डी के अंदर भी और पीसेस के अंदर भी।
तो यहाँ पे कह रहा है कि नौसेना दिवस, और नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब नौसेना दिवस कब मनाएंगे? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब आता है? 8 अक्टूबर को आता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस तो आप बड़े प्यार से याद कीजिए, सबसे शुरुआत जो होती है ना ईयर की, वो थल सेना दिवस से होती है। लेकिन 15 जनवरी जैसी आएगी, 15 जनवरी को हम पहले क्या मनाएंगे? थल सेना दिवस। सबसे पहले अगर मंथ के बारे में बात करें तो पहला जो मंथ वो कौन सा है? 15 जनवरी का हमारा थल सेना दिवस का है। उसके बाद बिल्कुल नीचे आके 8 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं। और जब हम करते हैं 4 दिसंबर, 4 और 8 को ध्यान रखना, 8 तो अक्टूबर है जो कि किससे संबंधित है? वायुसेना से। और सबसे लास्ट में जब बिल्कुल दिसंबर आता है, दिसंबर मतलब बिल्कुल समझ लो रात हो गई, अब सोने का टाइम हो गया, तो क्या होगा? नौसेना दिवस। क्या होगा? नौसेना दिवस हो जाएगा। ठीक है ना? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को, और थल सेना दिवस आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ये किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1935। दोबारा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ हुई थी? इंडिया में कहाँ हुई थी? तो इंडिया में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता, कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अब ये डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर कि किस भारतीय शासन अधिनियम, क्योंकि उस समय तो संविधान नहीं था हमारा, उस समय तो ऑलरेडी हम लोग क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय कौन सा ऐसा अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि यार भारत के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना करनी चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया था, उसके अंदर बताया गया था कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेड इंडियन जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो किस देश में पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति? ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखना, रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वो है कार्य और जूल। कार्य और ऊर्जा का क्या है? जूल। अगर ऊर्जा का पूछे तो भी जूल है, कार्य का पूछे तो भी जूल है। ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। क्षेत्रफल के बारे में पूछे कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वर्ग मीटर है। क्या? वर्ग मीटर। और आयतन का ऐसा मात्रक घन मीटर। और आवर्ती का हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ग्रुप डी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताइए, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक आता है वर्ग मीटर के अंदर। अगर पूछे आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आयतन का एसआई मात्रक होगा घन मीटर। और अगर पूछे आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का अंतिम बिंदु नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कैमोरिन है कहाँ पे? कन्याकुमारी में है। ठीक है, और अगर ये पूछता है भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है? दक्षिण बिंदु कौन सा है भारत का? तो वो क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। कहाँ पे है? निकोबार में है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसका आंसर देना। नेक्स्ट है, और अगर बाई चांस इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण भाग है कैप कैमोरिन, ये है कहाँ पे, किस स्टेट में है? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, क्योंकि कन्याकुमारी भी कहाँ पे आती है? तमिलनाडु का ही पार्ट है। नेक्स्ट है,
भारत के, अच्छा एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई, कन्याकुमारी से बता देता हूँ मैं आपको भी। इन केस कभी आप कन्याकुमारी जाए, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो तमिलनाडु के एक कवि थे, तिरुवल्लुवर नाम था उनका, उनका स्टैचू है वो, कि वो समुद्र के बीच में बनाया गया है, बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और उसके साथ ही विवेकानंद रॉक है, लोग कई टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। कहा जाता है जो विवेकानंद रॉक है, वहाँ पे विवेकानंद जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इन केस कभी आपका कभी लगे चक्कर जाने का वहाँ पे कन्याकुमारी की तरफ, तो आप वो चीज़ जरूर देख के आना, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट जाते ही उस चीज़ को देखने के लिए। मगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि विवेकानंद जी से संबंधित है, और विवेकानंद जी अपने आप में ही एक बहुत ही उच्च कोटि के शख्सियत रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये कहना चाहता है कि पंचायती राज व्यवस्था ऑलमोस्ट सब जगह लागू है, राइट, भारत के सब स्टेट्स में लागू है, मगर कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो वो कहाँ पे लागू नहीं है? तो वो ना नागालैंड में है, ना मेघालय में है, ना मिजोरम में। कहाँ पे? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है, ये लोग क्या करते हैं, इनका अपना अलग समुदाय है, जिसके हिसाब से ये लोग अपने क्या कहते हैं, जो ग्रामीण इलाका है या जो मान लो जो आदिवासी एरिया है, उसके अंदर खुद का ये नेता चुनते हैं, जो कि एक मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नागालैंड से मेरे दिमाग में एक हमेशा एक क्वेश्चन घूमता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ जाता है कि अगर पूछा जाए कि भारत के किस स्टेट में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो भारत का जो नागालैंड जो स्टेट है, यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश है। यहाँ पे ध्यान रखना, पूरे भारत में कहीं पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सिर्फ एक नागालैंड ऐसी जगह है जहाँ पे जो है तो इंडिया का पार्टी, मगर यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब आती है हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो वो किस दर्रे से होकर निकलती है? ठीक है, दर्रे के बारे में मैंने पहले ही बताया था, माइट भी कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि दर्रा होता क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे अगर आपने देखा होगा बचपन में भी आपने बचपन में हम सीनियर बनाते थे, हम पहाड़ बनाते थे। तो जब हम पहाड़ बनाते हैं तो दो पहाड़ों के बीच का जो पार्ट होता है ना, जो प्रकृति रास्ता होता है, यहाँ से लेकर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट, जो कनेक्टिविटी करने के लिए जो रास्ता बनता है दो पहाड़ों के बीच में, जो प्रकृति तौर पे बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसको ही दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दर्रा कहते हैं। तो अब क्या, जो नदी आती है वो दर्रे से होकर ही निकल के आती है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो वो किस दर्रे से होकर हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो कहाँ से आती है वो? यांग याप दर्रे से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से? यांग याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो हर जगह पे अलग अलग उसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे तिब्बत के अंदर अगर बात की जाए, तो तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उसको ढींग कहते हैं, और असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको जमुना कहते हैं। तो हर अलग अलग जगह पे इसका नाम जो है वो क्या है? चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के चुनाव की आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के चुनाव की आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा के बारे में बात करें कितनी होती है? 30 वर्ष। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनकेस कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कहते उम्र जो सीमा है, आयु सीमा कितनी होती है? तो होती है 35 वर्ष। अगर ये पूछा गया इन केस में कि अगर पूछे कि सरपंच के लिए जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 21 वर्ष। सबसे कम जो होती है वो सरपंच के लिए होती है, वो होती है 21 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है बाबरनामा, जो कौन सी लैंग्वेज में थी? तुर्की भाषा में थी। पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाबरनामा पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? कौन थे इसके लेखक? इसके लेखक बाबर ही थे। कौन थे? बाबर ने ही खुद क्या लिखी थी? बाबरनामा लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, यही पूछा जा सकता है कि जो बाबरनामा लिखी थी किस भाषा में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है लैंग्वेज के ऊपर कि ये पुस्तक किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो जो बाबर जो है वो बाबर कौन सी लैंग्वेज में लिखता था? तुर्की भाषा में लिखता था। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखता था। और बाबर ने खुद अपनी क्या लिखी थी? बाबरनामा लिखी थी।
तारीख यामनी हमने थोड़ा दिन पहले भी की थी। तारीख यामनी किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्बी के द्वारा लिखी गई थी। और जगमोती कल्याणम किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि हमारे माइंड में अच्छे से वो क्वेश्चन सेव हो जाए। एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ साथ करते जाएंगे। इतनी बार रिपीट कर लेंगे माइंड में सारे सारे जितनी भी टॉपिक्स हैं कि एग्जाम के अंदर में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अब ये सुरंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये रेलवे सुरंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सुरंग दो तरह की हो सकती है ना, एक तो सड़क वाली सुरंग होती है और एक रेलवे सुरंग होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो रेलवे सुरंग है। तो कौन सी है वो सबसे लंबी रेलवे सुरंग? पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल। किस स्टेट में है? वो है जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बारी कि पीर पंजाल कहाँ पे है? तो पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब ये तो है रेलवे सुरंग के बारे में बात। अगर ये पूछी जाए कि सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो है चनानी नशारी। कौन सी? चनानी नशारी। और है कहाँ पे? ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाओं में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर है। एलोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार देखा गया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन घूम के इधर उधर से बनी जाता है इसके अंदर, तो अच्छे से इसको कवर करके जाना। तो एलोरा के अंदर कौन सा मंदिर है? एलोरा की गुफाओं में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? एलोरा की गुफाओं में है कहाँ पे ये कैलाश मंदिर या एलोरा की गुफाएं? ये आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इन केस अगर बने फ्यूचर में कि एलोरा की गुफाओं की जो स्थापना की गई थी, जो निर्माण किया गया था, वो किसके टाइम पीरियड में किया गया था, क्या किसके द्वारा किया गया था? तो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? राष्ट्रकूटों के टाइम पीरियड में किया गया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। कैलाश मंदिर का निर्माण है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर इन केस और डीपली घुस जाए कहते हैं एग्जामर और ये क्वेश्चन पूछ ले कि एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के लिस्ट में रखा गया था? तो कब रखा गया था? 1983 में। कब? जब भारत ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, चाहे ऐसे याद कर लो, जैसे भी याद कर लो, जो भी आपको इजी रहता है, क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी करके। तो जब 1983 का टाइम था, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के टाइम पे, तब उस समय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट के अंदर एलोरा की गुफाओं को रखा गया था, जहाँ पे क्या है? कैलाश मंदिर है। और है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और किसके द्वारा बनाई गई थी एलोरा की गुफाएं? ये बनाई गई थी राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप मान लो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पे है, वो गुफाएं कहाँ पे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि यूनेस्को साइट जो है ना, यूनेस्को ने जिसको अपनी साइट के अंदर रख रखा है, जिनको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको पहले कवर कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? कौन बैठा था इल्तुतमिश के बाद? रुकनुद्दीन फिरोज, उसका पुत्र। ये हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था रजिया सुल्तान वाला, जहाँ पे किया था हमने कि रजिया सुल्तान से पहले कौन था, यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? रजिया सुल्तान। और रुकनुद्दीन के पहले कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा आया था फिरोज, और उसके बाद कौन आई थी? रजिया सुल्तान आई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आ सकता है, आपके पीसेस लेवल में भी आ सकता है। पीसेस लेवल में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि किसके बाद कौन गद्दी बैठा। वहाँ पे आएगा सीक्वेंस, वहाँ 4 नाम दिए होंगे और आपको उसको मैच करके बताना पड़ेगा कि किसके बाद कौन बैठा। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश के बाद सीधा रजिया सुल्तान नहीं आई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा आया था रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद आई थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, भारत में आराम बाग किस राज्य में स्थित है? तो आराम बाग जो है वो किस राज्य में है? तो कहाँ पे आराम बाग? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में है। और निर्माणकर्ता कौन है इसका? बाबर। कौन है? बाबर। कब बनाया था? 1528 में उसने बनाया था। और पानीपत की जो लड़ाई है वो भी किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में। तो इम्पोर्टेंट है पानीपत, तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते आए हैं। और पानीपत की जो तीनों क्या कहते हैं फाइट्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते आए हैं। तो पहली लड़ाई जो हुई थी उसकी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। कहा जाता है कि ये क्वेश्चन बन जाता है इब्राहिम लोदी से कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाला
पहला जो शासक कौन था, तो युद्ध क्षेत्र के अंदर मरने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। अगर कोई बंदा पानीपत से बिलोंग करता है जो इस वीडियो को देख रहा होगा तो उन्हें पता होगा कि पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी की कब्र भी है वहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि आराम बाग कहाँ पे, तो आराम बाग आगरा में है। बनाया गया था किसके द्वारा, बनाया गया था ये बाबर के द्वारा 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो कब लगा था, तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 में। कब लगा था, 26 अक्टूबर 1962। ये टाइम पीरियड था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। क्वेश्चन अगर इन केस अगर पूछा जाए कि पहला वित्तीय आपातकाल कब लगा था, तो पहला वित्तीय आपातकाल नहीं लगा आज तक। आजकल मतलब भगवान की बड़ी दया रही है हमारे भारत के ऊपर कि हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और यही आशा करते हैं कि इन फ्यूचर भी कभी भी वित्तीय आपातकाल ना लगे। नेक्स्ट है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, तो लोकटक झील है आपके मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में। मणिपुर के बारे में बात करें कि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। दर्रा कौन सा है मणिपुर में, तुजु दर्रा है। और जनजाति कौन सी रहती है, कुकु जनजाति रहती है। ये चारों के चारों पॉइंट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कैपिटल कौन सी है। और ध्यान रखना, अगर कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, मोस्टली यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें जो कंफ्यूजन है ना ज़्यादा वो उधर के पार्ट्स में ही है कि मेघालय का कौन है, मिजोरम का कौन है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम वहीं से है, वहाँ से समझिए वहाँ की जो क्या कहते हैं कैपिटल है वो इतनी ईजी हमारे माइंड में नहीं बैठती है या याद नहीं होती है, ठीक है। अगर कैपिटल से क्वेश्चन आ गया, अगर आप कैपिटल वाला टॉपिक कर रहे हैं, किसी के भी चैलेंज से कर रहे हैं, किसी की वीडियो पढ़ रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा स्मार्टली काम करना। जो नॉर्थ ईस्ट का साइड है, यहाँ की जो कैपिटल है वो पहले करके जाना, राइट। तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। और मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। क्वेश्चन अगर पूछा है कि तुजु दर्रा कहाँ पे है, तो तुजु दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। तुजु दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। और अगर पूछा जाए कि कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भाई कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपकी क्या कहते हैं मणिपुर में ही पाई जाती है। फटाफट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर में है। इम्फाल जो है उसकी राजधानी है। तुजु दर्रा कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कुकी जनजाति भी जो है वो आपकी मणिपुर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से पूरी तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भी त्रिपुरा से होकर गुजरती है। क्या होगा, कर्क रेखा के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो जो गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, मध्य प्रदेश, ये तो हम सबको पता है। क्वेश्चन जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होगा ना वो नॉर्थ ईस्ट से होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जाके हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि मेघालय होगा या मणिपुर होगा, मिजोरम होगा, क्या होगा, ठीक है, त्रिपुरा क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो आपकी त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, आपकी त्रिपुरा से होकर गुजरती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है, शून्य रेखा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस देश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है, या ये पूछा जाएगा कि शून्य रेखा किस देश की सीमा को कहा जाता है, कहाँ के कहते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा होती है इसको कहा जाता है शून्य रेखा। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि खर्ची पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो खर्ची पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। चलिए फटाफट दोबारा से करते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा जो कहते हैं राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। पूछा जाए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है, ठीक है। याद रखना क्योंकि वहाँ जो ऑप्शंस हो गए वहाँ पे आपको याद टिक करना पड़ेगा त्रिपुरा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, मणिपुर दे दिया जाएगा, मेघालय दे दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना कि जो क्या कहते हैं आपकी कर्क रेखा जो है वो कहाँ से, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आएगा कि जो त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की जो सीमा है, ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उसको क्या कहते हैं, उसको शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको शून्य रेखा कहते हैं। और अगर इनकेस अगर पूछा जाए कि खर्ची पूजा त्योहार किस जगह बनाया जाता है, तो खर्ची पूजा त्योहार बनाया जाता है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्योहार पीसेस के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसेस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खर्ची पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, खर्ची पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है
कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और पंचमढ़ी वन जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंदारिया महादेव मंदिर और खजुराहो मंदिर ये कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश में है। और अगर इनके क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते आए हैं। इनके अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है। तो और अगर क्वेश्चन आए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है। और रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी, जो कि इनकी सिस्टर थी, इसके द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक है। अगर क्वेश्चन आता है फितूहत उल फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो फितूहत उल फिरोज शाही के लेखक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी फितूहत उल फिरोज शाही। ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर क्वेश्चन आता है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा रचना है गुलबदन बेगम की। किसकी? गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूंनामा। अगर क्वेश्चन आता है कि तुगलकनामा किसकी रचना है? तुगलकनामा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अमीर खुसरो से संबंधित है और अमीर खुसरो से क्वेश्चन बन जाते हैं पीसेस के अंदर। तो तुगलकनामा किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की पुस्तक है तुगलकनामा। अगर क्वेश्चन आता है फितूहत उल फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो फितूहत उल फिरोज शाही रचना है फिरोज शाह तुगलक की। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की रचना है फितूहत उल फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मंत्रीगण समूह है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है कि जो मंत्रीगण है वो किसके लिए उत्तरदायी है? वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक घोष। कौन है? अशोक घोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्रम। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो द्वारा कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। और राज तरंगणी पुस्तक है कल्हण की। ये चारों की चारों पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस के अंदर भी पूछी जा सकती है, सेम ऐसी पूछी जा सकती है, आपको मैचिंग करना होगा। तो बुद्ध चरित्रम जो संबंधित है वो है अशोक घोष से। अष्टाध्यायी जो पुस्तक वो संबंधित है कि पाणिनि से। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो संबंधित है आपके चंद्रबरदाई से। और राज तरंगणी जो पुस्तक है वो संबंधित है आपके कल्हण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 होती है। पोलो के खेल में 4 होती है। कबड्डी के खेल में 7 और फुटबॉल में 11। ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बास्केटबॉल के खेल में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की? बास्केटबॉल में 5 होती है। पोलो के खेल में कितनी होगी? 4। कबड्डी के खेल में 7 और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ साथ में शायद कहीं पे शादी हो रही है, उसका बहुत लाउड म्यूजिक आ रहा है। आई माइट बी वीडियो के अंदर भी कैच हो रहा होगा, तो अगर हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मगर किसी की खुशी में शरीक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अपने। किसान दिवस जो है ना वो बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जयंती पर। ठीक है, यानी चौधरी चरण सिंह जयंती
के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाते हैं। ये मनाया कब जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। माइट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला कि किसान दिवस किसके उपलक्ष्य में या किसके लिए मनाया जाता है, ठीक से। तो किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, और बनाया जाता है 23 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन इन केस पूछा जाता है कि सुशासन दिवस कब बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुशासन दिवस कब बनाया जाता है, 25 दिसंबर को बनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये राइट देता है राष्ट्रपति को, ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि वो सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकता है, एडवाइस ले सकता है। मगर मानना ना मानना जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही है। मगर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मतलब वो प्रोसीजर पूछ सकता है उनसे। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद जो है, सॉरी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर कि अनुच्छेद 143 के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है, येदारी बांध किस नदी पर स्थित है, तो येदारी बांध कहाँ पे है, तो येदारी बांध स्थित है पूर्णा नदी पर। कहाँ पे, पूर्णा नदी पर है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कुछ और भी बांध कर लेते हैं, नदी भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर है येदारी बांध तो कहाँ पे, पूर्णा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। उज्जनी बांध भीमा नदी पर। और जायकवाड़ी बांध इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो ये चारों के चारों जो बांध है वो है कि महाराष्ट्र में। कौन से, येदारी बांध कौन सी नदी पे है, पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। उज्जनी बांध भीमा नदी पर, महाराष्ट्र। और जायकवाड़ी बांध आपका गोदावरी नदी पर स्थित है और है कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू के उत्पादन से। किससे, आलू के उत्पादन से संबंधित आपका गोल क्रांति का। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन से। किसके, मसालों के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पीसेस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध है आपके जूट के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है आपका फल के उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध है आपके मसालों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेदों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या है हम सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर क्या है, अथर्ववेद। अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिवेद कौन से होते हैं, तो जो पहले के 3 वेद है ना उनको त्रिवेद में काउंट किया जाता है, अथर्ववेद को त्रिवेद के अंदर काउंट नहीं किया जाता। अगर पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से। याद है हमने ऊपर कहा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, फंडामेंटल राइट के बारे में बात आएगी तो अमेरिका आएगा। और अगर ये आएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए, तो वो कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। अगर जो मौलिक कर्तव्य उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनके अगर ये आता है कि हमारा जो मूल संविधान है इसके अंदर कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ये याद रखना कि हमारा जो मूल संविधान है, जो संविधान बनाया गया था, तो उसके अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मूल संविधान के अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। 42वां संविधान संशोधन किया था हमने, कब किया था, 1976 में। और उसके बाद हमने 10 मौलिक कर्तव्य हमने क्या किए थे, ऐड किए थे। क्या किए थे, ऐड किए थे 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का में। ठीक है, तो इतना याद रखना कि मौलिक कर्तव्य का संबंध रूस से है। 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 1976 के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और अनुच्छेद 51 का के द्वारा यही सब हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य में गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो गोलकुंडा का किला है जो वो है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे है गोलकुंडा का किला, हैदराबाद में। निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब शाही ने कराया था। किसने कराया था, कुतुब शाही ने कराया था। गोलकुंडा का निर्माण है कहाँ पे, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को
भारत में आने की सुविधा मिली थी। तो ये पूछना चाहता है क्वेश्चन यहाँ पे कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई जो पादरी थे उनको भारत में आने की सुविधाएं मिलेगी थी। तो किन के द्वारा, कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा? चार्टर अधिनियम 1813। उससे पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधाएं नहीं थी, यानी उनको सुविधाएं समझ लीजिए, चाहे या आप ये समझ लीजिए कि उनको भारत में आने का क्या कहते हैं मतलब राइट्स नहीं थे, उनको आने नहीं दिया जाता था। फिर चार्टर अधिनियम 1813 को पास किया गया, जिसके अंतर्गत ईसाई पादरियों को भारत में आने की क्या कहते हैं परमिशन प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर सौर मंडल में सुपरनोवा किसे कहा जाता है? तो सुपरनोवा किसे कहते हैं? सौर मंडल के अंदर तारे की प्रलयकारी मौत को क्या कहते हैं? तारे की प्रलयकारी जो मौत होती है उसको कहा जाता है सुपरनोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी भी, पीसेस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि सौर मंडल में सुपरनोवा किसे कहा जाता है? तो तारे की जो प्रलयकारी मौत होती है उसको कहा जाता है सुपरनोवा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा चुनावों में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसेस के लेवल से कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंदर चुनाव हुए थे जिस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 1971 की चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 1971 की चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये अशोक रुद्र एवं एएस माने मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो किसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शक? कौटिल्य ने। तो ये हम सब जानते हैं, हमने सीरियल भी देख रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीरियल आता था जिसमें हमें बताया गया था कि जो कौटिल्य थे, कौन थे उनका नाम क्या कौटिल्य का? एक नाम और है इनका नाम है विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त नाम है इनका। इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया गया था और उन्होंने क्या किया था? मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया गया है कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन सा अधिनियम है जो ये बताता है भारत सचिव को कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर बताया गया था कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो ये हमारे आज़ादी के भी पहले की बात है। नेक्स्ट है कि यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है यामा पुस्तक के लेखक? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और अगर पूछा जाए कि स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो है शोभा डे। दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यामा की जो पुस्तक है, यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा और स्पीड पोस्ट के लेखक है शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण करके किस भगवान की प्रतिमा को यहाँ से ले जाकर गजनी के रंगभूमि में रखवाया था? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी द्वारा जब थानेसर पर आक्रमण किया गया था तो वहाँ से कौन सी ऐसी मूर्ति लेकर गया था कि उसको ले जाकर उसने गजनी के अंदर अपने रंगभूमि के अंदर रखवाया था? तो कौन सी थी? चक्र स्वामी जी की मूर्ति। कौन सी थी? चक्र स्वामी जी की मूर्ति को उसने यहाँ से ले जाकर गजनी में अपने रंगभूमि के अंदर रखवाया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कई सारे क्वेश्चन थे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर, राइट। ये पूरी सीरीज़ है। मैं आपको दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये ढंग से कवर करना है तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप पूरी सीरीज़ को ढंग से पढ़िए। आपके कई सारे क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट भी हो जाएंगे, आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और डेफिनेटली जब आप ये पूरी सीरीज़ को अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो एक बहुत अच्छा स्टफ होगा आपके माइंड के अंदर जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। एग्ज़ाम में हमें एक्चुअली क्या है, तैयारी सभी करते हैं, पढ़ के सब जाते हैं, मगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा होता है उसको अच्छे से गो थ्रू नहीं किया होता। हमने सिर्फ उसको लाइटली ऊपर से पढ़ा होता है और एग्ज़ाम में जाते ही हम 4 ऑप्शन देखते ही एकदम गोल हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें किस पे टिक करना है। तो अगर
सच में तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल डीप में जाके तैयारी कीजिए और अच्छे से उसको गो थ्रू कीजिए कई बारी, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि सबको दिमाग में बिठाना इतना आसान नहीं होता। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप पूरी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए और पूरे पूरे डेटा को निकालिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।